गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे, है ना। चलो अब कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर भी करना है ना। अब जो आपका मैट्रिक्स का चैप्टर जो आएगा, लेक्चर मैट्रिक्स का, वो ऐप में हम लोगों का पढ़ाई होगा, है ना। ऐप बना रहा हूँ, उसी ऐप से पढ़ाई होगी। अब डिटर्मिनेंट का अभी जितना लेक्चर बाकी है, जैसे मैं अभी एनसीईआरटी भी डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, जेई का जितना सारा प्रॉब्लम है उसका 90% प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। और सारा यूट्यूब पे रहेगा, और बाकी जितना भी मैट्रिक्स से जितना भी लेक्चर होगा वो सारा आपका ऐप में मिलेगा। बात समझ में आ गई। वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको ऐप को डाउनलोड करना है, उसके साथ कैसे कैसे काम करना है, वो मैं आपको बता दूंगा। बात समझ में आ गई। ये जो होगा ना, जो ऐप आप ऐप से पढ़ाई करोगे, वो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऐसा कि वो 10 से स्टार्ट होगा, 10 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और 10 सितंबर से जो आपका स्टार्ट होगा बेटा, तो वो रेगुलर क्लास होगा। उसमें आपको ये नहीं है कि एक दिन बाद एक दिन, या अल्टरनेट आप डे जा रहे हो, या फिर 2 दिन 4 दिन 5 दिन बीच में। जैसे यूट्यूब पे हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे थे, तो इसमें बहुत सारा कारण था कि हम लोग वीडियो अपलोड भी नहीं कर रहे थे। जैसे हम लोगों का अभी तक मैट्रिक्स का 4-5 लेक्चर तैयार हो चुका है, लेकिन हम लोग यूट्यूब में अभी अपलोड नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि यूट्यूब में जो अपना बच्चा है, मैथ्स वर्ल्ड का जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो तो है ही, और दूसरा आपका अदर बच्चा भी पढ़ ले रहा है। तो इससे क्या हो रहा है बच्चों कि और लोग भी देख ले रहे हैं, है ना। तो इससे अपना कंटेंट जो है वो सारा दूसरे के पास चला जा रहा है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि सारा कंटेंट ना जाए, है ना, कुछ कुछ कंटेंट जाए। ये अपना बिजनेस पॉलिसी समझो, है ना। हाँ, कुछ कुछ कंटेंट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा कंटेंट नहीं जा पाए। उसके लिए मैं ऐप्स लेके आ रहा हूँ। ऐप्स में आपको क्या होगा कि जो भी अपना बच्चा है वो पढ़ाई करेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है बच्चों। यानी ऐप जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा, या हो सकता है कि मैं जैसे वीडियो अपलोड भी उसमें करूँगा और लाइव क्लास भी लूँगा। तो अपलोड जब मैं उसमें करूँगा तो वो 4-5 लेक्चर एक दिन में अपलोड कर दूँगा, आप लोग अपना धीरे धीरे देखते रहोगे, है ना। और जिस दिन लाइव क्लास लूँगा वो ऐप में ही आपको इन्फॉर्मेशन चला जाएगा कि सर आज लाइव आ रहे हैं। बात समझ में आ गई। और वो मैं यूट्यूब पे भी शेयर कर दूंगा कि लाइव क्लास कैसे कैसे होगा, क्या करना होगा उसके लिए, वो सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको ऐप के थ्रू मिल जाएगा और यूट्यूब के थ्रू भी मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो पिछले लेक्चर को ही हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे अब प्रॉब्लम बताया, नॉन होमोजेनियस पे और होमोजेनियस पे। आज उसी को कंटिन्यू आगे करते हैं बेटा, और कुछ आईआईटी जेईई का प्रॉब्लम को देखते हैं। 2015 से लेके 2020 तक के प्रॉब्लम को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो आ जाओ, अब हम लोग प्रॉब्लम को देखते हैं। इधर ध्यान दो बच्चों, ये आपका प्रॉब्लम है, इधर ध्यान दो। ये प्रॉब्लम है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज़ नो सॉल्यूशन इफ अल्फा इज, है ना। ये जो सिस्टम है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तब आप अल्फ़ा का वैल्यू बताओ। अल्फ़ा का वैल्यू क्या -2 होगा, या फिर -2 और 1 दोनों होगा, या फिर नॉट -2 यानी -2 नहीं होगा, या फिर 1 होगा, है ना। इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जैसे बताया आपको, है ना, सारा कुछ आपको याद रखना है। क्या कि डेल बराबर 0 होगा तो क्या क्या कंडीशन होगा, डेल डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या कंडीशन होगा, नॉन होमोजेनियस के लिए भी और होमोजेनियस के लिए। और मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आपको सारा याद होगा, है ना बच्चों। याद है कि नहीं है? एक बोल रहा है याद नहीं है। याद करो, जितना भी बताया है वो देखो, इतना शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया गया है कि सारा आपके माइंड में रहना चाहिए। और मैं ये उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आपके माइंड में ये है ना। अब देखो बेटा, कुछ मैथ में ऐसा नहीं है कि सारा चीज़ आपको समझना है, कुछ चीज़ों को आपको रटना भी होगा। जैसे फॉर्मूला को आप रट के क्या करोगे? फॉर्मूला को रट के आप कुछ नहीं समझ के कुछ नहीं कर सकते हो। वो तो फॉर्मूला है, उसको क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। आप फॉर्मूला को रटोगे और कंसेप्ट को समझोगे। मैथ्स में 2 ही चीज़ है, फार्मूला को रटना है आपको और कंसेप्ट को समझना है। अगर ये 2 चीज़ का कम्बिनेशन आप में आ गया तो मैथ्स के सारे प्रॉब्लम को आप बना सकते हो। क्लियर है बच्चों। चलो आ जाओ, हम लोग इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है बेटा कि ये जो सिस्टम है ये नो सॉल्यूशन है ना। तो ये सिस्टम है, नो सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम लोग डेल को फाइंड कर लेते हैं। क्लियर। और डेल को फाइंड करने के बाद तब डिस्कस करते हैं कि आखिर किस वैल्यू के लिए ये नो सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ गई। अब आ जाओ बेटा, ये सिस्टम अभी जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? नॉन होमोजेनियस। और नॉन होमोजेनियस में 2 था, एक डेल बराबर 0 और एक क्या था? डेल डज नॉट इक्वल टू 0। तो डेल बराबर जब 0 होगा बेटा
डेल डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो हमेशा कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, यानी कम से कम उसका एक सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। और डेल डज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल इक्वल टू जीरो में क्या कंडीशन था, दो कंडीशन आपको बताया था कि डेल बराबर जीरो, डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड, इस तीनों में से कोई भी एक अगर डज नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, क्या आ जाए, डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसमें क्या अपना आएगा, नो सॉल्यूशन, क्लियर। और डेल बराबर जीरो हो, डेल इक्वल टू जीरो, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड ये भी इक्वल टू जीरो अगर आ जाए, तो उसमें क्या कंडीशन मैंने बताया था, उसमें कंडीशन ये बताया था कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। उसमें मैंने एक एक्सेप्शन भी बताया था ना, वो भी याद रखना है ना, बार बार तो मैं बोलूँगा नहीं। चलो आ जाओ, इस प्रॉब्लम को हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। इधर ध्यान दो बेटा, इस सिस्टम को देखो ध्यान से और इसका डेल निकालो। तो इस सिस्टम को देखने के बाद इसका अगर डेल आप निकालोगे तो डेल कुछ ऐसा आएगा, ध्यान दो इधर बच्चों, आपको आएगा डेल इज इक्वल टू, चलो इधर ध्यान दो बच्चों, इसमें जो हम लोगों को आएगा वो आएगा सॉल्यूशन, देखो फॉर नो सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन आपको क्या बताया था कि डेल बराबर जीरो और डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड ये भी आपका क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो नो सॉल्यूशन के लिए पहला कंडीशन है आपका बेटा कि डेल बराबर जीरो, क्लियर है। अब हम लोग डेल को फाइंड करते हैं। डेल को जब आप फाइंड करेंगे तो डेल आपको यहाँ से निकलेगा एक्स, वाई और जेड के कॉफिशेंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेल को। चलो बच्चा लोग यहाँ पे आ जाओ और एक्स और वाई और जेड का कॉफिशेंट बताओ, और इसको मैं रो में लिख रहा हूँ। तो देखो एक्स का कॉफिशेंट अल्फा है, वाई का कॉफिशेंट 1 है, जेड का कॉफिशेंट 1 है, तो ये आ जाएगा अल्फा 1 1, क्लियर है। ये आपको आ जाएगा 1, ये भी आ जाएगा, ये अल्फा और इसका कॉफिशेंट 1, तो ऐसा आ जाएगा। ये आ जाएगा आपको बेटा 1, एक्स का कॉफिशेंट 1, वाई का कॉफिशेंट 1 और जेड का कॉफिशेंट अल्फा, और ये इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका 0। अब इसी को आपको सॉल्व करना है और यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है, अल्फा का वैल्यू निकालना है। आ जाओ बच्चों, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और अल्फा का वैल्यू को निकालते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये आ जाएगा आपको अल्फा बेटा, ये रो खत्म, ये रो आपका डिलीट हो गया और ये कॉलम डिलीट हो गया, रो डिलीट हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -1, क्लियर है बच्चों। अब इधर आ जाओ, इस 1 को पकड़िए, 1 को पकड़िएगा तो ये कॉलम को डिलीट कर दीजिए, ये रो को डिलीट कर दीजिए, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -1, फिर ये हो जाएगा आपको +1, ये आपको कैंसिल हो गया, ये आपको क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, तो ये खत्म, तो इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -अल्फा, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या यहाँ तक समझ में आ रही है बात? बस अब कुछ नहीं, अब आपको अलजेब्रिक कैलकुलेशन है और अलजेब्रिक कैलकुलेशन आपको आता है, क्लियर है बच्चों। चलो आ जाओ, अब हम लोग आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो बेटा, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए -अल्फा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए -अल्फा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए +1, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए +1 और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा बोलो, -अल्फा, ये इक्वल टू 0, क्लियर है बच्चों। एकदम सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, आपको आना चाहिए। ये प्लस होगा बेटा, ये तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब और ये हो जाएगा -3 अल्फा और +2, ये इक्वल टू 0। क्या क्लियर है बच्चों? अब आ जाओ, ध्यान दो बच्चों, इसको आपको फैक्टर कर लेना है। देखिए हम लोग कैसे फैक्टर करते हैं। ये अल्फा क्यूब है बेटा, इस -3 अल्फा को लिख सकते हैं -अल्फा और -2 अल्फा और +2 इक्वल टू 0। अरे बताओ यार, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। अब इस दोनों में से हम लोग अल्फा को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा -1। इस दोनों में से -2 को, इस दोनों में से -2 को कॉमन करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा -2 को कॉमन किया तो यहाँ पे बच गया -1, ये इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक मामला क्लियर है बच्चों? क्लियर है। अब इधर ध्यान दो, ये है आपका a² - b², तो फॉर्मूला आपको आएगा अल्फा -1 और अल्फा +1, a - b और a +b, यहाँ से हो गया -2 इंटू अल्फा -1, ये इक्वल टू 0, क्लियर है बच्चों। अब इस दोनों में से देखो, इस दोनों में से अल्फा को आप कॉमन कर लो, तो इस दोनों में से जैसे अल्फा -1 को आप कॉमन करोगे तो यहाँ पे बच क्या जाएगा, अल्फा, यहाँ पे बोलो बेटा अल्फा +1 और ये हो जाएगा -2 और ये इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ बेटा आगे, इधर ध्यान दो बच्चों, एकदम बोर्ड की तरफ ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये हो जाएगा आपका अल्फा -1। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर, फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा +अल्फा और -2, ये इक्वल टू 0।
अब इधर ध्यान दो बच्चों, ये आपका क्वाड्रेटिक है, अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसको फैक्टराइज कर सकते हो। देखो कैसे करते हैं हम लोग, ये आ जाएगा आपको अल्फा माइनस 1 और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा माइनस 2 ये इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बेटा आपको अल्फा माइनस 1, यहाँ से अगर आप करोगे तो अल्फा को कॉमन करोगे तो ये क्या आ जाएगा बोलो, अल्फा प्लस 2, यहाँ से माइनस 1 को कॉमन करो तो ये क्या आ जाएगा अल्फा प्लस 2 और ये इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप काम करोगे बेटा तो अल्फा माइनस 1, ये अल्फा प्लस 2 को कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे क्या बच गया अल्फा और यहाँ पे क्या बच गया माइनस 1, ये इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप देखोगे कैलकुलेट करोगे तो अल्फा का एक वैल्यू आएगा 1, फिर यहाँ पे अगर अल्फा कैलकुलेट कर तो ये अल्फा का दूसरा वैल्यू आएगा -2 और फिर ये अल्फा का वैल्यू आएगा 1। क्लियर आएगा, यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आएगा 1, यहाँ पे -2 और यहाँ से 1। अब देखो ये तो अल्फा का वैल्यू 1 है और ये दोनों सेम है तो एक में लिख लो तो अल्फा का वैल्यू 1 आ गया, तो ये हो गया अल्फा -2। अब थोड़ा ध्यान दो बच्चों, ऑप्शन में आपका ऑन भी है और ऑप्शन में -2 भी है और नॉट -2 भी है और आइदर -2 और 1 दोनों है, यानी अल्फा का वैल्यू 1 और -2 ये दोनों हो सकता है। अब आप बताओगे सर ऑप्शन तो मेरा बी है, लेकिन आपको सिस्टम को चेक करना है, सिस्टम को चेक करना है कि सिस्टम नो सॉल्यूशन के लिए कैसा आएगा, यानी अल्फा का जो वैल्यू पुट करेंगे तो वो सिस्टम मेरा कैसा दिखेगा ये भी आपको चेक करना है। तो सबसे पहला अल्फा बराबर 1 को उठाइए और इस सिस्टम में रख दीजिए। जैसे ही इस सिस्टम में रखोगे बेटा तो यहाँ पे अल्फा रखोगे, यहाँ पे अल्फा रखोगे, यहाँ पे और यहाँ पे अल्फा रखोगे तो देखो सिस्टम मेरा कैसा हो रहा है। ध्यान दो बच्चों, इस पे जैसे रखोगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे जब अल्फा रखोगे तो अल्फा -1 क्या आ जाएगा आपका 0। बोलो सही है। इधर ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे अगर अल्फा रखोगे तो यह आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और इसमें अल्फा रखोगे तो अल्फा का वैल्यू रखोगे 1 तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये भी आ गया आपको 0। इसमें जब आप रखोगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और z का कोएफिशिएंट अल्फा, अल्फा का वैल्यू 1 रखिए यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये आ जाएगा आपको z ये बराबर 0। अब थोड़ा ध्यान दो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दो, क्या तीनों इक्वेशन सेम आ गया। अब एक बात बताओ, x y और z में अगर आपको इक्वेशन रहे तो वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, याद आ रहा है कि नहीं, किसको रिप्रेजेंट करता है, वो प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। और इधर ध्यान दो बेटा, ये भी सेम ही आ गया, यानी ये प्लेन कैसा हो गया, ये प्लेन है, इसी के ऊपर में एक दूसरा प्लेन है, इसी के ऊपर में एक तीसरा प्लेन है, तो तीनों प्लेन कैसा हो गया, कॉन्साइड कर गया, यानी एक ही लेयर में आ गया। जब एक ही में आ गया तो उसका सोल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट। बात समझ में आ गई। दूसरी तरह से भी आप समझ सकते हो कि ये जो है ना नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ये कैसा सिस्टम है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। और आप जानते हो कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन तो होना ही होना है। नहीं क्लियर हुई बात, जब एक सॉल्यूशन होना ही होना है, आपको बोला है कि नो सॉल्यूशन, अल्फा का वैल्यू बताइए। जब सिस्टम नो सॉल्यूशन तो क्या अल्फा का वैल्यू 1 हो सकता है, अल्फा का वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जब अल्फा का वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, होमोजेनियस। और होमोजेनियस सिस्टम में आप जानते हो कि कम से कम उसका एक सॉल्यूशन तो होना ही होना है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो रही है बात। इसीलिए हम लोग अल्फा का वैल्यू 1 नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, नो सॉल्यूशन। क्लियर हो रही है बात। तब हम लोग अल्फा का वैल्यू क्या लेंगे बेटा, -2। अब इधर ध्यान दो, -2 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर हो गया -2। ये आपको पूछा हुआ बेटा है ना, जेई पूछ रखा है ये 2005 में, है ना, 2005 में ये पूछ रखा है। क्या इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअल था, है ना, कंसेप्ट इसमें था भरपूर। सिर्फ चलो बच्चों आ जाओ इधर, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इधर आ जाओ। ये जेई मेन 2015 में पूछ रखा है ना। चलो आ जाओ, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और दूसरी बात यह है कि बहुत इजी प्रॉब्लम है। आप देखोगे, आप खुद भी अभी बना सकते हो, जैसे देख लिया अभी बना सकते हो, है ना। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं बनाना चाहते हैं, उसके लिए देखो थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों। सबसे पहले आप इस सिस्टम को समझो कि ये सिस्टम है क्या। अगर मैं इस लेमडा x को इधर भेज दूं तो यहाँ पे x1 है, यहाँ भी x1 है, तो x1 कॉमन आ जाएगा बेटा, और ये लेमडा इधर चल जाएगा तो ये 2 - लेमडा x1 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 0।
इसको भी इधर मैं भेज दूं तो इधर भी 0 और इधर भी 0, यानी ये सिस्टम जो है वो आपको होमोजेनियस सिस्टम दिख रहा है। कैसा सिस्टम दिख रहा है? होमोजेनियस। और होमोजेनियस सिस्टम दिख रहा है, उसके बाद बोल रहा है आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है कि डेल इक्वल टू 0। जैसे ही आप यहाँ से होमोजेनियस इक्वेशन हो गया, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रहा है तो डेल बराबर 0, और डेल इक्वल टू जैसे ही 0 करोगे अपने आप लेमडा का वैल्यू निकलेगा। तो लेमडा का वैल्यू जो निकलेगा उसमें बोल रहा है कि लेमडा का जो वैल्यू होगा क्या वो 2 वैल्यू होगा। जो लेमडा का वैल्यू होगा, क्या इम्पिटी सेट का मतलब क्या हुआ कि लेमडा का कोई भी वैल्यू नहीं है। कंटेन मोर देन 2 एलिमेंट, यानी लेमडा का जो वैल्यू आएगा उसमें क्या 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा एलिमेंट होगा, या फिर लिखा हुआ इज एन सिंगलटन सेट। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं उसको? सिंगलटन सेट। अगर किसी भी सेट में अगर एक एलिमेंट रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। बात समझ में आ गई? यानी अल्फा का वैल्यू अगर सिर्फ और सिर्फ एक आए तो उसको हम लोग बोलेंगे ये सिंगलटन सेट में है। क्लियर बात समझ में आ गई? चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है बेटा कि इस लेमडा x1 को इधर लेके जाना और इसमें कॉमन करना। अब इसमें थोड़ा सा और ध्यान दे दो, इससे पहले जो प्रॉब्लम कर रहे थे उसमें क्या था? x, y और z, ये तीनों वेरिएबल अलग अलग था, लेकिन इस बार जो वेरिएबल है वो क्या है? x1, x2 और x3। देखो x1, x2, x3, x1, x2, x3। अब इधर ध्यान दो बच्चों। तो सबसे पहला काम हम लोगों का ये है कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में x1 को अलग से कॉमन करना, x2 के कोएफिशिएंट को अलग से और x3 के कोएफिशिएंट को अलग से कॉमन उमन करना। तो जैसे ही आप इसको इधर भेजोगे और कॉमन करोगे तो ये जो दिखेगा ये कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान दो बच्चों, लेमडा x1 को इधर भेजेंगे और इसको जब कॉमन करेंगे तो 2 माइनस लेमडा इंटू x1 दिखेगा, और बाकी वैसा ही दिखेगा 2x2 और प्लस x3 ये इक्वल टू 0। क्लियर है? लेमडा x2 को जब इधर भेजोगे बेटा तो इस बार जो ये कॉमन उमन होगा वो किस में कॉमन होगा? x2 में। तो ये हो जाएगा आपको 2x1 और प्लस, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, ये लेमडा x2 जब इधर जाएगा तो ये माइनस लेमडा x2 हो जाएगा, और इसमें जब कॉमन करोगे तो ये कॉमन आएगा माइनस 3 प्लस लेमडा इंटू x2। क्लियर है? चलो आ जाओ, फिर ये आ जाएगा 2x3 ये इक्वल टू 0। तीसरा होगा बेटा आपको माइनस x1 प्लस 2x2, और ये इधर जब जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा x3 ये इक्वल टू 0। यानी इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा सिस्टम आपको दिखाई देगा। और ये सिस्टम देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है बताओ? ये सिस्टम आपने देखा तो 0 0 0 है, ये कैसा हो गया आपके लिए? बताओ यार जल्दी बताओ। होमोजेनियस। और होमोजेनियस सिस्टम में अगर आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रहे तो उसके लिए डेल क्या होता है? 0 के इक्वल। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है बेटा। फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डेल का वैल्यू क्या होगा? अपना 0 होगा। और जैसे ही डेल को आप निकालोगे, डेल को फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा आपको 2, यहाँ से हो जाएगा माइनस, ये पहला ना होगा बेटा, पहला कौन है? डेल 2 माइनस लेमडा माइनस 2, और ये हो जाएगा आपको 1, यहाँ से 2 देगा, यहाँ से माइनस 3 प्लस लेमडा, और यहाँ से आपको आएगा 2 माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा अपना 2, और यहाँ से माइनस लेमडा ये इक्वल टू 0। अब ध्यान दो बेटा, अब आपका काम ये रह गया है कि इसको सॉल्व करना और वहाँ से लेमडा का वैल्यू को निकालना। क्या करना है? इसको सॉल्व करना है और लेमडा का वैल्यू को निकालना है ना? आप ये काम कर लोगे तो मैं बता दे रहा हूँ कि लेमडा का यहाँ से जो वैल्यू आएगा ना वो 2 वैल्यू आएगा। कितना वैल्यू आएगा? 2 वैल्यूज आएगा, है ना? लेमडा का कितना वैल्यू आएगा? क्या आएगा वैल्यू वो आप निकाल लोगे। मैंने बता दिया कि लेमडा का वैल्यू कितना आएगा? 2 वैल्यू आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बताओ? कंटेन 2 सॉल्यूशन, यानी लेमडा का वैल्यू जितना होगा उतना सॉल्यूशन कंटेन करेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2। बात समझ में आ गई? आप निकाल लोगे इसको। क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो इधर ध्यान दो बच्चों, ये भी प्रॉब्लम पूछ रखा है जेईई मेन 2016 में ये पूछा है। अब इधर ध्यान दो, बहुत इजी प्रॉब्लम है, कुछ वैसा है नहीं, आप खुद बना सकते हो या फिर बहुत सारा बच्चा तो बना भी लिया होगा। अब इधर आ जाओ, ये बोला है बेटा कि ये जो सिस्टम है वो कैसा है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सबसे पहला तो सिस्टम को पहचानो कि ये सिस्टम कैसा है।
तो सिस्टम को देखने के बाद आपको ये पता चल गया कि ये होमोजीनियस सिस्टम है। और होमोजीनियस सिस्टम पे दो ही कंडीशन, क्या, डेल बराबर 0, डेल डज नॉट इक्वल टू 0। डेल बराबर 0 मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और डेल बराबर 0 मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या माइंड पूरा क्लियर हो गया आपका? पूरा माइंड मैप बन गया है आपका कि नॉन होमोजीनियस के लिए क्या कंडीशन होगा, होमोजीनियस के लिए क्या कंडीशन होगा? बताओ यार। अब आगे बढ़ो, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे अटैक करते हैं और कुछ नहीं। इधर ध्यान दो, जैसे ही डेल बराबर 0 करोगे तो देखो क्या आएगा, ध्यान दो बच्चों। फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए आपको पता है कि हम लोग डेल इक्वल टू 0 करने वाले हैं, क्लियर। और डेल इक्वल टू जैसे ही 0 करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, y का कोएफिशिएंट क्या है लैम्डा, z का कोएफिशिएंट क्या है -1। तो ये डिटर्मिनेंट बनेगा आपको 1 लैम्डा -1। फिर यहाँ से x का वैल्यू क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है लैम्डा, y का कोएफिशिएंट -1 और z का कोएफिशिएंट -1। यहाँ से देखो x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1 और z का कोएफिशिएंट माइनस लैम्डा और ये इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ गई? क्या आप डेल फाइंड करना सीख गए? अरे डेल बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको फाइंड करने आना चाहिए। डेल क्या होता है, एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है उससे बनने वाला डिटर्मिनेंट। क्लियर है बच्चों? अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आ जाओ इसको प्रॉपर वे से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 को पकड़िए बेटा, तो 1 को पकड़िएगा तो 1 के सामने रो और 1 के सामने कॉलम वो डिलीट हो जाएगा, तो ये वाला हट जाएगा, ये वाला, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लेमडा और 1 -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा लेमडा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 और फॉर्मूला का माइनस, ये हो गया +1। फिर ये आ जाएगा बेटा माइनस लेमडा, तो ये वाला कॉलम आपका डिलीट हो गया और ये वाला रो डिलीट हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा स्क्वायर, क्लियर। और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +1, क्योंकि -1 और फार्मूला का माइनस, क्लियर हो रहा है ना। अब आ जाओ, ये माइनस होगा बेटा तो -1, ये वाला कॉलम आपका डिलीट होगा, ये वाला रो डिलीट होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा लेमडा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +1 और ये इक्वल टू 0। क्लियर है? ये अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, आपको आना चाहिए। इधर ध्यान दो बेटा, पूरे को खोल दो, खोल दो। ये हो जाएगा लेमडा +1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा लेमडा क्यूब, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस लेमडा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस लेमडा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा -1, ये इक्वल टू 0। इधर ध्यान दो बच्चों, ये से ये कैंसिल हो गया, एक लेमडा से एक लेमडा कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया लेमडा क्यूब माइनस लेमडा, ये इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा को कॉमन करो तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? यहाँ से देखो ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू लेमडा -1 इंटू लेमडा +1, ये इक्वल टू 0। अगर यहाँ से आप लेमडा को देखोगे तो लेमडा का एक वैल्यू आएगा 0, लेमडा का एक वैल्यू आएगा 1 और लेमडा का एक वैल्यू आएगा -1। क्या यहाँ तक मामला क्लियर है? तो लेमडा का जो वैल्यू आया वो वैल्यू क्या आया, एक वैल्यू -1 आया, 0 आया, 1 आया। तो लेमडा का कितना वैल्यू आया बेटा? 3 वैल्यू आया। लेमडा का कितना वैल्यू आया? 3 वैल्यू आया। अब आइए हम लोग ऑप्शन में आते हैं। इधर ध्यान दो बच्चों, पहला बोल रहा है एग्जैक्टली 2 वैल्यू ऑफ लेमडा, नहीं, क्योंकि हम लोगों का वैल्यू कितना आया है एग्जैक्टली 3। उसके बाद बोल रहा है एग्जैक्टली 3 वैल्यूज ऑफ लेमडा, एस, एग्जैक्टली 3 वैल्यूज ऑफ लेमडा। इधर ध्यान दो, इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज ऑफ लेमडा, नहीं, सिर्फ 3 वैल्यू, 1 वैल्यूज ऑफ एग्जैक्टली 1 वैल्यूज ऑफ लेमडा, नहीं, कितना वैल्यू है अपना लेमडा का? 3 वैल्यूज। क्लियर है बच्चों? पूरी तरह से पिक्चर क्लियर है पढ़ाई में? क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ बच्चों इधर, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपके लिए। इसी टाइप का क्वेश्चन ही पूछा जाता है जेई में, है ना। और मैं ये कर रहा हूँ कि लगभग 80% से 90% प्रॉब्लम जेई का मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इससे क्या होगा ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम लोग जेई का भी अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये जेई मेन 2017 में पूछ रखा है बेटा, क्लियर, 2017 का प्रॉब्लम है। आ जाओ देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो चलो सबसे पहला बोल रहा है ये कि S इज द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑफ वैल्यूज। S क्या है? वैल्यूज ऑफ B। S क्या है? ये ऐसा सेट है जो B के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, B के डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, है ना। B का आपको वैल्यू को फाइंड करना है
जो कि एस के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बोल रहा है कि तब बी का वैल्यू को फाइंड करना है जब ये सिस्टम कैसा दे, नो सॉल्यूशन। कैसा हो ये, नो सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ ए और बी दो अननोन है, इसलिए ध्यान से आपको कैलकुलेशन करना है। क्लियर? कैलकुलेशन तो अलजेब्रिक ही होगा, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ गई। चलो अब देखते हैं आगे। अब इधर ध्यान दो बेटा, उसके बाद आपसे बोल रहा है कि एस इज, ये सिंगलटन सेट, मैंने ये चीज़ आपको समझाया अभी। क्या सिंगलटन सेट का मतलब कि जो एस में एलिमेंट होगा, जो एस में एलिमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक होगा। अगर एक एलिमेंट एस में हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो सिंगलटन सेट। यानी मान लो कि एस का वैल्यू किसको रिप्रेजेंट एस किसको रिप्रेजेंट करता है, बी के वैल्यू को, और बी का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 1 आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सिंगलटन सेट है। बात समझ में आ गई। अगर एस का वैल्यू 1 2 3 तो ये आपका सिंगलटन सेट नहीं हुआ। इम्पिटी सेट किसको बोलेंगे, यानी एस में कोई भी वैल्यू ना हो, यानी इसमें कोई भी वैल्यू नहीं हो, यानी सेट के अंदर में कोई एलिमेंट ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो इम्पिटी सेट कहलाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों। चलो आ जाओ, अब इस पे हम लोग ध्यान देते हैं प्रॉब्लम पे। ये जो सिस्टम है बेटा, ये सिस्टम सबसे पहला बोलो कि कैसा सिस्टम है, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है। तो ये सिस्टम जो है वो नॉन होमोजीनियस है, और नॉन होमोजीनियस में नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, बताओ यार जल्दी। फॉर नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का मतलब आपका हुआ कि डेल इक्वल टू 0। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, डेल इक्वल टू 0। अब चलो बच्चों, अब हम लोग डेल इक्वल टू 0 पे काम करते हैं, डेल को फाइंड करते हैं। तो डेल क्या होगा, एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट 1, जेड का कोफिशिएंट 1, तो ये आएगा 1 1 और 1। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है बच्चों, और वाई का कोफिशिएंट बच्चों ए है, और यहाँ पे 1। यहाँ पे बच्चों बताओ, एक्स का कोफिशिएंट ए है, वाई का कोफिशिएंट बी है, और जेड का कोफिशिएंट 1 है, और ये इक्वल टू 0। अब इसको, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। इससे अब कोई मतलब नहीं रहा, बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन अब जो है ना मेनली आपको काम क्या है, इस डिटर्मिनेंट को क्या करना, सॉल्व करना। तो आ जाओ बच्चों, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं। जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो देखो, ये पहला 1 आएगा, ये आपको रो कॉलम और ये रो डिलीट हो गया, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस बी। फिर ये 1 आएगा बेटा, तो -1, ये रो आपका कॉलम खत्म हो, इंड हो गया, डिलीट हो गया, और ये रो डिलीट हो गया, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 1, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया -a। क्लियर है। अब आ जाओ, ध्यान दो बच्चों, इस +1 लो, प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला आपको कॉलम डिलीट हो गया और ये रो डिलीट हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -a स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक क्लियर है। अब इसको खोल दो, ये हो जाएगा a माइनस बी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -1, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +a, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा +b, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -a स्क्वायर, ये इक्वल टू 0। इधर ध्यान दो बच्चों, ये b से ये b कैंसिल हो गया। अरे बताओ यार। अब आ जाओ, यहाँ से आ गया आपको a और प्लस a, ये हो गया 2a, ये हो गया -1, और ये हो गया -a स्क्वायर, ये इक्वल टू 0। थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, इसमें से माइनस को कॉमन कर लो, तो जैसे ही कॉमन करोगे तो ए स्क्वायर को पहले लिखो, तो ये a स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपको -2a, और ये हो गया आपको +1, ये इक्वल टू 0। यहाँ से अगर काम करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर -2a +1, ये इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब देखो ना, क्या ये a -1 का होल स्क्वायर है, देखो a -1 का होल स्क्वायर कैसे बताओ, a स्क्वायर -2ab और प्लस ab स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, ये बराबर 0। तो a -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये इक्वल टू क्या हो गया 0, यहाँ से ज़्यादा a -1 बराबर 0, और a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। a का वैल्यू क्या आ गया बेटा 1। अब हम लोग किसका वैल्यू, s जो है वो किसका वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, b के वैल्यू को। हम लोगों का a का वैल्यू आ गया, लेकिन b का वैल्यू अभी तक नहीं आया। अब देखो b का वैल्यू हम कैसे डिस्कस करते हैं और कैसे लाते हैं। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, इधर थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों। ये जो आपको सिस्टम दिख रहा है, इसमें a का वैल्यू 1 को पुट कर दीजिए। तो जैसे ही इसमें पुट करोगे तो पहला आपको आ जाएगा x + y + z इक्वल टू 1। दूसरा भी आएगा, देखो a का वैल्यू 1 पुट कीजिए, तो x + y + z इक्वल टू 1। और यहाँ पे जब पुट करोगे a का वैल्यू 1, तो ये सिस्टम हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा x + by और प्लस z, ये इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों,
एकदम दिमाग लगाओ। मैंने एक एक्सेप्शन बताया था, है ना, कि डेल बराबर 0, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड ये भी बराबर 0। ये होने के बावजूद आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो नो सॉल्यूशन आएगा। वो कैसे? जब तीनों प्लेन आपका कैसा हो जाए? पैरेलल हो जाए। अगर तीनों प्लेन पैरेलल हो जाए तब हम लोग बोल सकते हैं कि डेल बराबर 0, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड ये भी बराबर 0 होने के बावजूद ये सॉल्यूशन कैसा आएगा? आपका नो सॉल्यूशन आएगा। बात समझ में आ रही है? अब इधर ध्यान दो बच्चों, मैं एक पेज लेके आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। थोड़ा सा ध्यान दो, देखो इधर ध्यान दो। ये एक आपके लिए प्लेन है। ये प्लेन क्या है? ये क्या है आपके लिए? एक प्लेन है। यही प्लेन है आपके लिए। क्लियर हो गया? ये प्लेन है। अब इधर ध्यान दो, इस प्लेन का जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। तो ये दोनों तो सेम ही प्लेन हो गया। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। तो ये दोनों तो सेम प्लेन हो गया, यानी ये दोनों जो है ना इसी प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया बेटा? इस प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, ये x प्लस बी वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। ध्यान से सुनना इस बात को। देखो इस बार जो है ना, इस बार ये नीचे वाला जो प्लेन का इक्वेशन है वो मैं मान रहा हूं कि ये प्लेन है। क्लियर? ये प्लेन है। कैसा प्लेन है ये? अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही यहां पे b का वैल्यू, इधर ध्यान दो, अगर b का वैल्यू आपने 1 नहीं लिया है ना, अगर 1 ले लिया तो क्या कंडीशन आएगा? देखो अगर 1 ले लिया तो देखो ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है। 1 ले लिया तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। मैंने बताया था कि अगर जो भी प्लेन आएगा उसका कोएफिशिएंट सब अगर इक्वल रहेगा तो वो प्लेन सब क्या होगा? पैरेलल होगा। तो ध्यान दो बेटा, इसका एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट और इसका एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट ये कैसा है? इक्वल है। तो ये प्लेन कैसा होगा? पैरेलल होगा। और कैसा प्लेन पैरेलल होगा? इधर ध्यान दो बेटा, ये एक प्लेन होगा और ये एक प्लेन होगा। ये दोनों प्लेन होगा। एक इसका इक्वेशन हो जाएगा, ये वाला जो दिख रहा है ऊपर वाला प्लेन, इसका इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और इसका इक्वेशन होगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। यहाँ तक मामला क्लियर है? अब बात को आगे समझिए। अगर हम लोग x, ये जो प्लेन है b का वैल्यू 1 लिया तभी आया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अगर हम लोग b का वैल्यू 1 नहीं लेते हैं, मान लो b का वैल्यू को 1 छोड़ के आप कुछ भी ले लो, जैसे b का वैल्यू आप 1, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 1000 ले लो, 2000 ले लो, तो क्या होगा कि ये जो प्लेन है, ध्यान दो, ये जो प्लेन है ये प्लेन इसको कट कर देगा। ये कट नहीं करेगा। कब? जब दोनों प्लेन कैसा हो? पैरेलल हो। लेकिन ये कट कब कर जाएगा? जब ये प्लेन इसके पैरेलल ना हो। बात समझ में आ गई? अब इधर ध्यान दो बच्चों, ये b का वैल्यू, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये b का वैल्यू अगर आपने 1 नहीं लिया तो ये प्लेन एक दूसरे को कट कर जाएगा। यानी ये दोनों जो प्लेन हैं वो एक दूसरे को क्या कर जाएगा? ये दोनों जो प्लेन है एक दूसरे को क्या कर जाएगा? कट कर जाएगा। लेकिन अगर आपने b का वैल्यू को 1 ले लिया, b का वैल्यू क्या ले लिया? 1 ले लिया, तो सिंपल ये इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब ध्यान दो, एक प्लेन आया ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक प्लेन ये आया और दूसरा प्लेन ये आया और ये दोनों प्लेन कैसा हो गया? पैरेलल हो गया। और जब दोनों प्लेन पैरेलल होगा बेटा तो वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, और कभी अगर एक दूसरे को कट नहीं किया तो उसी को हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? नो सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आ गई? यानी हर हाल में हम लोगों को b का वैल्यू को क्या रखना होगा? 1। अगर b का वैल्यू 1 रखेंगे तभी सिस्टम कैसा देगा आपको? नो सॉल्यूशन। अगर b का वैल्यू को 1 छोड़ के आप इस दुनिया का कोई भी रियल वैल्यू रख लो, क्लियर, ये कैसा सॉल्यूशन देगा आपका? कोई ना कोई सॉल्यूशन देगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो b का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे बेटा? 1 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि सिस्टम कैसा है? सिस्टम के बारे में बोल रहा है नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब क्या हो? दोनों प्लेन कैसा हो जाए? पैरेलल हो जाए। बात समझ में आ गई? क्या मामला क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग बोल सकते हैं कि b का वैल्यू क्या आया? 1। यानी s में जो एलिमेंट रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ b का वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और ये सिर्फ और सिर्फ 1 रहेगा, है ना। और ये एक एलिमेंट है बेटा, इस एक एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे ये सिंगलटन है। ये कैसा सेट है? सिंगलटन सेट। यानी सिंगलटन सेट ऑप्शन ए में है, ये सिंगलटन सेट। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ईजी है ना। सिर्फ ये क्या है? कंसेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम है। क्लियर? अगर आपका कंसेप्ट बेहतर हो, अच्छा हो, तब ये सब प्रॉब्लम को आप आराम से डिस्कस कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ गई? चलो, ऐसे भी आप देख सकते हो ना, ऐसे भी निकालो, डेल एक्स निकाल लो, डेल निकाल लो इसका,
और फिर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड निकाल लो, उससे भी आप डिसीजन ले सकते हो कि बी का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है? चलो अब आगे काम करते हैं, अगला प्रॉब्लम को देखते हैं। चलो इधर ध्यान दो बच्चों, ये प्रॉब्लम जो है वो जेईई मेन 2018 में पूछ रखा है ना। चलो बहुत इजी प्रॉब्लम है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन टेक्निकली सॉल्व करोगे तो बहुत इजी वैसे होगा। और अगर टेक्निकली आप सॉल्व नहीं करोगे, अगर पूरा मेथड से अगर आप इसको जाओगे तो ज़्यादा सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। क्लियर? चलो आ जाओ। सबसे पहला पहचानो बेटा कि ये सिस्टम कैसा है, होमोजेनियस है नॉन होमोजेनियस है। तो सर ये जो सिस्टम है वो कैसा है, होमोजेनियस सिस्टम है। और होमोजेनियस सिस्टम में नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अरे बताओ यार बच्चों, नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब डेल बराबर जीरो। क्लियर? चलो आ जाओ। अब डेल बराबर हम लोग जीरो पे काम करते हैं, यानी डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए आप जानते हो कि डेल इक्वल टू जीरो, और डेल इक्वल टू जीरो, तो डेल का मतलब आप समझ रहे हो, डेल आप फाइंड करने सीख गए। अरे सीखे कि नहीं सीखे, कि एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट से जो बनने वाला डिटर्मिनेंट है वो डेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्स वाई और जेड से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट है, तो कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट देखो क्या है, ये 1 है बेटा, ये के, ये 3, तो ये हो जाएगा आपको डिटर्मिनेंट 1 के 3। इधर ध्यान दो, ये हो जाएगा आपको 3, ये आ जाएगा के, ये हो जाएगा -2। क्लियर? यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपको 2, ये आ जाएगा आपको 4, ये हो जाएगा आपको -3, और ये इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, आपसे जब प्रॉब्लम वाले ने पूछा ना, वो पूछा क्या, x इंटू वाई बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू, यानी इसका वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहला हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि k का वैल्यू निकाल रहे हैं, और k का वैल्यू फिर सिस्टम में रख देंगे, और वहाँ से फिर x y और z का वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? अब आ जाओ। तो सबसे पहला यहाँ पे देखो k का वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा 1, ये आपको कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -3k, ये इससे मल्टीप्लाई होगा +8, फिर ये आ जाएगा -k बेटा, ये इधर रो खत्म, इधर रो डिलीट हो गया, इधर कॉलम डिलीट हो गया, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा -9, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा +4। अब ध्यान दो बेटा, ये हो गया +3, ये आपको कॉलम आपका डिलीट हो गया, और ये रो डिलीट हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 12, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये -2k, ये इक्वल टू 0। यहाँ से अगर देखेंगे, इसको पूरा ओपन कर दो, यहाँ से देखेंगे ये हो गया -3k और +8, यहाँ से जब, तो ये देखो ना -9 और 4 -5 इसको मल्टीप्लाई करो तो +k 5k। इधर ध्यान दो बच्चों, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया +12 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 36 आएगा, 36। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -6k, ये इक्वल टू 0। अब इधर ध्यान दो बच्चों, ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़, ये कितना हो गया, -3k -9k और 5k घट गया, तो ये हो जाएगा 4k -4k। ये 8 आ गया बेटा, ये 36 और 8 कितना हो गया, अब +44 44 × 0 इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान दो बच्चों, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ तो -4k, ये इक्वल टू माइनस इतना, माइनस कैंसिल, और ये 11 में कैंसिल हो जाएगा, 11 बार में, ये हो गया k इक्वल टू 11। k का वैल्यू क्या आया बच्चा, बच्चा लोग बोलो, k का वैल्यू क्या आया, 11 आया। अब इधर ध्यान दो बेटा, k का वैल्यू जैसे ही 11 आपको आया तो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब जो आपका सिस्टम होगा, देखो देखो देखो, अब जो आपको सिस्टम होगा तो देखो वो क्या आएगा, थोड़ा सा देखो ध्यान दो, ज़्यादा आपको ध्यान देने में नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो, और कैलकुलेशन को और टेक्निक को कैलकुलेशन करने का उसको आप समझो। इधर ध्यान दो बच्चों, इसको 1 नंबर मान लीजिए बेटा, इसको दूसरा नंबर और इसको तीसरा नंबर, है ना। और इस k का वैल्यू को क्या रखना है आपको, 11 रखना है, तो k का वैल्यू को 11 रख दीजिए, तो ये 11 हो गया, ये भी k जहाँ जहाँ है वहाँ पे पुट कर दीजिए, ये भी 11 हो गया। क्लियर हो गया बेटा। अब इसमें से देखो x y, आपको जो वैल्यू निकालना है किसका निकालना है, x इंटू जेड और डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। तो सबसे पहला आपका जो है वो कैसे काम करना है कि आपको डेल निकाल लेना है, फिर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड निकाल लेना है, और वहाँ से फिर x का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, डेल एक्स बाय डेल, y का वैल्यू क्या आएगा, डेल वाई बाय डेल, z का वैल्यू क्या आएगा, डेल जेड बाय डेल, लेकिन वो लॉन्ग कैलकुलेशन हुआ। क्लियर। अब देखिए हम लोग टेक्निकली इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों।
1 प्लस 1 और 3 को जोड़ दो। 1 3 को जैसे ही जोड़ोगे, 1 प्लस 3 जैसे ही करोगे तो देखो क्या होगा, ये 3z है बेटा, ये 3z है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल होगा तो देखो x और 2x ये जुटेगा, ये हो जाएगा 3x, ये हो गया 4y बेटा, ये हो गया 11y, तो ये क्या हो जाएगा 15y यानी 15y, और ये इक्वल टू 0 आ गया। क्या बात समझ में आ गई? यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू को फाइंड करें तो x 3x ये इक्वल टू -15y हो जाएगा, और यहाँ से 3 ये 5 बार में कट गया बेटा, तो x इक्वल टू -5y हो गया। यानी x का वैल्यू हम लोग y के टर्म में निकाल लिए। अब हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो z का वैल्यू होगा उसको भी y के टर्म में निकाल लेना, फाइंड कर लेना। बस समझ में आ गई? आ जाओ, अब हम लोग z का वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, तो x का पुट कर दीजिए, पुट x -5y इन इक्वेशन 2, किसी में भी पुट कर सकते हैं, हम लोग 2 में ही पुट कर देते हैं। तो जैसे इसमें पुट करेंगे बेटा x का वैल्यू -5y, तो देखो ये क्या हो जाएगा, इधर ध्यान दो, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या पुट करना है -5y, तो ये हो जाएगा -5y, और फिर जैसे है वैसे ही रख दीजिए 11y -2z ये इक्वल टू 0। ध्यान से इसको इससे मल्टीप्लाई करो बेटा, तो -15y ये हो गया +11y -2 इंटू जेड, है ना, -2 इंटू जेड ये इक्वल टू 0। इधर ध्यान दो, इसको जब इस पर करोगे तो ये हो जाएगा 11, ये हो गया -4y, ये हो गया -2z ये इक्वल टू 0। इधर ध्यान दो, इस -4y को इधर भेजो तो ये हो जाएगा -2z ये इक्वल टू 4y, है ना, 2 से ये कैंसिल हो गया 2 बार में, यानी z इक्वल टू आ गया -2y। क्या यहाँ तक मामला क्लियर है? देखो हम लोगों ने x को भी फाइंड कर लिया y के टर्म में, और z को भी फाइंड कर लिया y के टर्म में, यानी z का वैल्यू क्या आ गया आपको -2y। अब आपको जो पूछा है वो क्या पूछा है बताओ ना, आपको जो पूछा है बेटा वो पूछा है कि x इंटू जेड और डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। तो x का वैल्यू y के टर्म में जो है उसको पुट कीजिए, तो x का वैल्यू -5, तो -5y पुट कर दिया आपने, इंटू z का वैल्यू पुट करो बेटा, तो -2y, तो ये हो गया -2y, और नीचे आ गया आपको वाई स्क्वायर। ध्यान दो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो ये आ जाएगा आपको, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपको 10 y इंटू वाई स्क्वायर, नीचे में आ गया वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपको 10, आपका आंसर। कहीं कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं है? देख लो बेटा, 15 -15 11 चल गया, तो ये आ गया आपको -15y 11 -4y -2z, और फिर आगे मैंने सॉल्व कर लिया, उधर भेज दिया, ठीक है, यहाँ से सॉल्व, ठीक है आंसर। अब देख लो जिस ऑप्शन में 10 है वही आपका आंसर रहेगा। क्लियर है बच्चों? चलो इधर ध्यान दो बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और जेईई मेन 2019 में पूछा हुआ, 2019 में पूछा हुआ है, जेईई मेन 2019 में ये पूछा हुआ है ना। चलो आ जाओ, इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला बोला है बेटा कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस इज कंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा है आपका? कंसिस्टेंट। देन जी एच और के में इक्वेशन बनाया और पूछ रहा है कि कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इधर ध्यान दो, ये है आपको जी, ये है एच और ये है के। चलो आ जाओ हम लोग आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले कंसिस्टेंट है बेटा, और सिस्टम अपना कैसा है? सिस्टम है आपको होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस में सिस्टम है तो सबसे पहला डेल चेक कर लो कि डेल इक्वल टू 0 है या डेल डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चेक करना है? सबसे पहले डेल को आपको देखना है। तो डेल आप देखो बेटा, डेल इधर से अगर देखोगे तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट -4, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 7, यहाँ पे एक्स नहीं है, तो एक्स नहीं है तो इसका मतलब एक्स का कोफिशिएंट 0, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 3, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट -5, यहाँ पे -2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे -9। क्लियर? ये इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? डेल आपका आ गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो बेटा, देखो क्या आ रहा है। तो मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये आ गया आपको 1 बेटा, तो ये 1 आ गया। ये आपको रो डिलीट हो गया, ये कॉलम डिलीट हो गया। ये इससे मल्टीप्लाई होगा -27 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा +25 आएगा। फिर ये हो गया -0, ये हो गया -2, 0 के साथ होगा तो खत्म ना हो गया, -2, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा बेटा, ये रो डिलीट हो जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 20
और ये इससे मल्टीप्लाई होगा -21। ये 0 कहाँ से होगा बेटा, इसका तो वैल्यू निकालना है आपको। अब इधर ध्यान दो, 25 ये हो गया -2 बेटा, और यहाँ से आ गया -2 इंटू ये हो गया आपको -1, तो ये हो गया -2 और माइनस माइनस +2, ये कैंसिल हो गया 0, यानी डेल का वैल्यू क्या हो गया 0, और डेल 0 हो गया। और सिस्टम आपको बोल रहा है कंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा है? सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम कंसिस्टेंट और डेल बराबर 0, यानी हर हाल में डेल x बराबर डेल y बराबर डेल z ये इक्वल टू 0 होगा। अगर तीनों 0 हो गया और डेल बराबर 0 तभी सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। अगर डेल बराबर 0, डेल x, डेल y और डेल z इस तीनों में से कोई भी एक अगर नॉन जीरो हुआ तो ये क्या होगा? सिस्टम इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। याद आया? अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सिस्टम को कंसिस्टेंट होने के लिए हर हाल में डेल x, डेल y, डेल z को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब हम लोग डेल x, डेल y, डेल z को निकालते हैं, उसका वैल्यू को निकालते हैं, क्या आ रहा है। अब इधर ध्यान दो बच्चों, इसके वैल्यू को निकालने से पहले आपको मैंने बताया था कि अगर आप डेल x फाइंड कर रहे हैं उससे जितना वैल्यू आएगा, डेल y बराबर 0 करोगे तो सेम ही वैल्यू आएगा, डेल z बराबर 0 करोगे तो उसका भी वैल्यू सेम आएगा। तो इस तीनों में से कोई एक को निकाल लीजिए और आप ऑप्शन को टिक कर दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, कम समय में आपको काम करना है। बात समझ में आ गई? सब कुछ का ध्यान रखना होगा आपको। अगर मान लो आपके पास टाइम ही टाइम है, यही आप इसी को मैथ को ही बना सकते हो, दूसरा और कोई मैथ बना ही नहीं सकते, तब तो पूरा बनाना, मन लगा के बनाना है ना। एक्स को भी डेल एक्स को फाइंड करना, डेल वाई को फाइंड करना, डेल जेड को फाइंड करना। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो काम क्या करना होगा? तीन में से कोई एक को फाइंड कर लीजिए, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा, वही वैल्यू जो आएगा वही ऑप्शन हो जाएगा। अब इधर ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो बेटा। अब हम लोग मान लो कि डेल एक्स को निकाल रहे हैं, तो डेल एक्स को जैसे निकालेंगे तो डेल एक्स बराबर 0 करेंगे, यहाँ से आप आओगे यहाँ से इधर, है ना। तो डेल एक्स को आप 0 करोगे, तो डेल एक्स को जैसे ही 0 करोगे तो इधर ध्यान दो, यानी ये वाला कॉलम हटेगा और इस वाले कॉलम की जगह कौन आएगा? D1, D2, D3। तो इसको रख लो बेटा। तो सबसे पहला इस कॉलम को हटाएंगे, फर्स्ट कॉलम को, तो वो आ जाएगा G, H और K। क्लियर? बाकी इधर ध्यान दो इधर छापते जाना, साथ साथ ही आप छापोगे, लिखते रहोगे। ऐसा नहीं कि उधर छाप लिया, आराम से बैठे हुए हैं, उसके बाद फिर छाप रहे हैं, एकदम साथ साथ काम करते रहोगे, तब ज़्यादा समझ में आ गई बात। -4, 3 और 5 इस वाले कॉलम को उठा कर रखिए और इस वाले कॉलम को उठा कर रखिए, और जब रखिएगा तो यह कुछ ऐसा आएगा, -4, 3 और 5, और फिर आएगा 7, -5 और -9, और ये इक्वल टू 0। यहाँ से जैसे ही इसको डिटर्मिनेंट को तोड़ोगे तो G, H और K में एक रिलेशन आएगा और वही रिलेशन आपका आंसर होगा। अब इधर ध्यान दो, इस G को तोड़िए तो हो जाएगा G बेटा, ये आपका कॉलम खत्म हो गया, कॉलम डिलीट हो गया, ये रो डिलीट हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया -27, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया +25। फिर आ जाओ बच्चा, इसको हम लोग तोड़ते हैं, -H को लीजिए, है ना, इस कॉलम के बाद तोड़ते हैं, एक्सपेंड करते हैं। -H हो गया तो ये वाला आपको रो डिलीट हो गया, ये वाला कॉलम, ये इससे गुना मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया -+ 36, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -35। फिर आएगा बेटा +K। अब K जब तोड़ोगे, इधर ध्यान दो, तो ये वाला रो डिलीट हो गया आपका, ये वाला कॉलम डिलीट हो गया, तो ये इससे आएगा तो ये हो गया आपको 20, और फिर ये इससे आएगा तो ये हो जाएगा -21, और ये इक्वल टू 0। ध्यान दो बच्चों, इसको जब सॉल्व करोगे तो -2, तो ये हो जाएगा -2 इंटू जी, -2 आएगा ना, -2 इंटू जी। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे 36 -35 तो 1 आ गया, 1 इससे तो -H। इधर ध्यान दो, 20 और -21, तो ये -1 इससे गुना होगा तो -K इक्वल टू 0। सब में से माइनस कॉमन करके उधर भेज दो तो ये हो जाएगा -2G + H + K इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 2G + H + K, इस माइनस को उधर फेंक दो तो ये ऐसा आ गया बेटा, ये इक्वल टू 0। अब ऑप्शन आप खोजो, जिस ऑप्शन में 2G + H + K बराबर 0 होगा वो आपका ऑप्शन होगा। बात समझ में? कितना इजी प्रॉब्लम, देखो बेटा 2019 में पूछा हुआ है, कितना इजी बताओ, इससे भी इजी कुछ हो सकता है क्या? आपको मैं बता रहा हूँ ना, सारा कंसेप्ट याद रहना चाहिए, प्रॉब्लम अपने आप आपसे बनेगा। क्लियर? अगर फॉर्मूला, मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला याद है, कंसेप्ट सब जानते हैं,
तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है मैथ्स में। आपको मैं एकदम 100% बोल रहा हूँ कि 100 में 100 बोर्ड में आएगा और जेई मेन में आप 25 में 25 क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। क्लियर? चलो ध्यान दो बच्चों इधर, ये भी आपको जेई मेन 2019 में ही पूछा है ना। चलो आ जाओ, इसको भी हम लोग बनाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको तो आप जो क्वेश्चन है उसको देखोगे, साथ में आपको ऑप्शन भी देखना है। बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से ही आपको डिसाइड हो सकता है, बन सकता है। बस समझ में आ गए? तो ये प्रॉब्लम भी आपको वैसा ही है। सबसे पहले तो आप सिस्टम को देख लो, सिस्टम में डेल का वैल्यू को निकाल लो, डेल एक्स के वैल्यू को निकाल लो, डेल वाई डेल जेड सारे वैल्यू को निकाल लो, और उसके बाद एक एक ऑप्शन को आप रखो और देखो कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला काम हम लोगों का क्या है कि डेल को फाइंड करना है। तो आ जाओ बच्चों, हम लोग डेल को फाइंड करते हैं। और सॉल्यूशन देखो इधर, डेल को जब आप फाइंड करोगे तो इधर देखो डेल को फाइंड करोगे तो एक्स वाई और जेड का कॉफिशेंट, तो यहाँ पे देखो एक्स का कॉफिशेंट 1 2 2, तो इसको लिखेंगे 1 2 2। यहाँ पे वाई का कॉफिशेंट 1 3 3, तो 1 3 3। यहाँ पे जेड का कॉफिशेंट 1 2 और ए स्क्वायर माइनस 1 1 2 ए स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? अब ध्यान दो बच्चों, जब इस पूरे डेल को आप सॉल्व करोगे ना, आप घर पे सॉल्व कर लोगे, जब सॉल्व करोगे तो डेल का वैल्यू आपको आएगा ए स्क्वायर माइनस 3। क्लियर है? अब हम लोग फाइंड करेंगे डेल एक्स को। तो डेल एक्स को फाइंड करने के लिए देखो क्या करना है कि ये जो आपको D1 D2 D3 है, इसको आपको डेल एक्स वाले कोफिशिएंट को हटाना है और उसमें ये रख देना है D1 D2 D3। तो इधर आ जाओ, अब हम लोग यहीं से काम कर लेंगे। इसको हटाएंगे और इसके जगह पे रखेंगे 2 5 और ये +1, तो ये हो जाएगा 2 5 और ये +1। बाकी सबको वैसे ही रख देंगे, तो 1 3 और 3, ये हो जाएगा 1 और 2 और ए स्क्वायर माइनस 1। और जब इसको आप सॉल्व करोगे बेटा, इसको देखो मैं आपको सारा चीज़ सॉल्व करके नहीं दूंगा, आप कुछ कुछ अपने से भी काम करो घर पे, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपको ए स्क्वायर माइनस ए और +1। क्लियर है बच्चों? जब आप डेल वाई को निकालोगे तो वाई के कोफिशिएंट सबको हटाओगे, तो सेकंड रो को आपको हटाना है, और सेकंड रो के जगह पे क्या पुट होगा 2 5 और ए +1, तो ये जगह 1 2 2 और 2 5 ए +1, ये वाला रो इस पर शिफ्ट हो जाएगा और ये वैसा ही रह जाएगा 1 2 और ए स्क्वायर माइनस 1। और जब फिर से इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा आपको ए स्क्वायर माइनस 3। क्लियर है? सब कुछ मेरा सॉल्व किया हुआ है, आप सॉल्व करोगे, इसको भी सॉल्व करोगे तो उतना ही आएगा। अब हम लोग डेल जेड पे आते हैं। तो डेल जेड के लिए क्या होगा, ये वाला कॉलम हटेगा बेटा, और इस वाले कॉलम को हटने के बाद ये वाला कॉलम वहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 1 2 2, ये हो जाएगा 1 3 3, और फिर इस कॉलम को हटाइए और इस कॉलम को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो 2 5 और ये +1। ये सारी बातों को मैंने आपको बता रखा है। आप फिर से अगर मान लो कि ये समझ में नहीं आया तो फिर से लेक्चर को देखो कि डेल एक्स को कैसे फाइंड करते हैं, डेल वाई को कैसे, डेल जेड को कैसे, और डेल को कैसे फाइंड करते हैं। बस समझ में आ गए? अब इसको जब आप फाइंड करोगे ना तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा a - 4। क्या वैल्यू आएगा इसका? a - 4। अब आइए कि हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन से इस प्रॉब्लम को कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला देखो बेटा, जो वैल्यू आया मैं उसको लिख दे रहा हूँ कि डेल का वैल्यू आया है आपको ए स्क्वायर माइनस 3, डेल एक्स का वैल्यू आया है आपको ए स्क्वायर माइनस ए +1, डेल वाई का वैल्यू आया है आपको ए स्क्वायर माइनस 3, और डेल जेड का वैल्यू आया है आपको a - 4। सबसे पहला ए नंबर को पकड़िए, ऑप्शन नंबर ए को पकड़िए। ए बोल रहा है हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन फॉर मोड a = √3। अब आपको पता है बेटा कि अगर मोड a = 2 होगा तो a का वैल्यू क्या होगा +-2, है ना। तो यहाँ से देखो मोड a = √3 है, तो यहाँ से जो a का वैल्यू आएगा वो आएगा +-√3। क्लियर है? अब ध्यान दो बेटा, जैसे ही आप a के यहाँ पे रखोगे तो +-√3 अगर इस पे रखोगे तो ये स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा कितना +-√3 का स्क्वायर -3, तो ये हो जाएगा 3 - 3, ये 0। यानी यहाँ से अगर ए ऑप्शन को आप देखेंगे तो डेल बराबर 0 आ गया, ए के मोड ए के √3 वैल्यू के लिए डेल बराबर 0 आ गया। अब इधर ध्यान दो, डेल एक्स आप पुट करो इसमें, डेल का ए का वैल्यू पुट करो, फिर से क्या पुट करो √3 +-√3। जब आप इसमें पुट करोगे बेटा +-√3, इसमें +-√3, तो देखो क्या आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा
प्लस माइनस √3 का होल स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू आएगा माइनस प्लस माइनस √3 और प्लस 1, यहाँ से करोगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ से हो गया प्लस माइनस 3 और यहाँ पे हो गया प्लस माइनस प्लस 1, ये हो गया 4 प्लस माइनस √3। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन था पहले वो बताओ आप। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन आपको था कि आपका डेल डज नॉट इक्वल टू 0। क्या कंडीशन था? डेल डज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? डेल बराबर 0। तो ये तो कभी यूनिक सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है, तो आपको ये भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। अब आइए, ये बोला इज इनकन्सिस्टेंट व्हेन मोड इतना बराबर इतना। अब इधर ध्यान दो, जैसे आप √3 इसमें पुट करोगे बेटा, √3 पुट करोगे तो ये तो 0 दे दिया, डेल 0 हो गया, डेल 0 हो गया। अब डेल x अगर आप निकालेंगे तो डेल x क्या आ रहा है? डेल x आ रहा है 4 प्लस माइनस √3। तो इसको हम लोग डिसाइड कर सकते हैं ना कि डेल x जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। डेल बराबर 0 और डेल x डज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको पता है बेटा, डेल बराबर 0, डेल x, डेल y, डेल z, इस तीनों में से कोई भी एक अगर नॉन जीरो हुआ तो वो सिस्टम कैसा होगा? नो सॉल्यूशन होगा। सिस्टम कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। तो इधर ध्यान दो, क्या इनकंसिस्टेंट है इस वैल्यू के लिए? तो हाँ है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? अगर आप चेक करना चाहते हो इन जनरल वे से तो यहाँ देखो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन a बराबर 4, यानी a बराबर 4 अगर आप रखोगे सिस्टम में तो क्या वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा? तो आप रख के चेक कर लो। तो a बराबर 4 जैसे ही इसमें रखोगे बेटा तो ये हो जाएगा a4 स्क्वायर 16, तो ये हो गया नॉन जीरो। डेल क्या हो गया? नॉन जीरो। और फिर इसको चेक करो और डिसाइड करो। फिर a बराबर 4 रखो इसमें, फिर इसको चेक करो, डिसाइड करो कि ये इनकन्सिस्टेंट है या नहीं है। a बराबर जब 4 रखोगे, चेक करोगे, वो अपने आप को, आपको अगर याद है टोटल कंसेप्ट, अपने आप डिस्कस करोगे तो समझ में आ जाएगी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलो इधर आ जाओ बेटा, ये भी प्रॉब्लम आपको जेईई मेन 2019 में पूछ रखा है। अब आ जाओ, जेईई मेन 2019 में पूछ रखा है, आ जाओ इधर। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आ जाओ, अब तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गया। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपको कंडीशन याद है बेटा। ये सिस्टम कैसा है? नॉन होमोजेनियस। तो कंडीशन होगा डेल बराबर 0 और डेल x ये बराबर डेल y ये बराबर डेल z ये बराबर 0। डेल x डेल y डेल z बराबर 0 का मतलब क्या समझे? कि डेल x बराबर भी 0 है, डेल y बराबर भी 0 है और डेल z बराबर भी 0 है। क्लियर है? जितना कंसेप्ट, जितना बार मैं रिवीजन कर रहा हूँ, ये आपके दिमाग में अब तो बैठ जाना चाहिए। नहीं बैठा है अभी तक? बैठ जाना चाहिए। अब आ जाओ बेटा, तो सबसे पहले हम लोग डेल बराबर 0 पे आते हैं। तो जब डेल बराबर 0 पे आइएगा तो डेल को आप फाइंड कीजिए। तो डेल को जैसे ही आप फाइंड करोगे बेटा तो ये हो जाएगा, देखो 1 1 1 1 1 1। इसका कॉफिशेंट है y का 1 2 3 1 2 3। इसका कॉफिशेंट है आपको 1 3 और अल्फ़ा, और ये बराबर ये इक्वल टू आपको 0 है। इस टोटल को तोड़ दीजिए। तो जैसे इस टोटल को तोड़िएगा तो ये आ जाएगा, देखिए क्या, ये 1, ये रो ये से मल्टीप्लाई होगा 2 अल्फ़ा माइनस 9, फिर ये -1 होगा, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, ये इससे, तो ये अल्फ़ा, ये इससे -3, फिर आएगा आपको 1 तो +1, ये वाला रो ख़त्म हो गया, कॉलम ख़त्म हो गया, ये वाला रो आपका डिलीट हो गया, ये इससे तो ये हो गया 3 और ये इससे -2 और ये इक्वल टू 0। यहाँ से कैलकुलेट कर लो तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 9, ये हो गया माइनस अल्फ़ा और +3, ये आ गया आपको और +1, ये इक्वल टू 0। इधर थोड़ा ध्यान दो बच्चों, ये हो गया माइनस अल्फ़ा और ये 2 अल्फ़ा, ये अल्फ़ा हो गया, ये 1 3 4 -9, ये हो गया -5 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 5, अल्फ़ा का वैल्यू निकल गया। अब हम लोगों को क्या निकलना है? बीटा का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आपको जो पूछा है वो क्या पूछा है? बीटा माइनस अल्फ़ा। तो बीटा का वैल्यू आप अगर फाइंड करोगे बेटा तो देखो बीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अब डेल एक्स बराबर 0 कर लीजिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि डेल बराबर 0, यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकल गया। अब डेल एक्स बराबर 0 कीजिएगा तो वहाँ से बीटा का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो डेल एक्स बराबर 0 अगर आप फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा आपको, ध्यान दो इधर, इस रो को हटाना है, यानी इस वाले को हटाना है और यहाँ पे
इस वाले को पुट करना है। तो ये हो जाएगा 5, 9 और बीटा। अब बाकी 2 रो को रख दीजिए, 2 कॉलम को रख दीजिए, 1, 2, 3 और 1, 3 और अल्फ़ा। अब ध्यान दो ना, अल्फ़ा का वैल्यू तो आप निकाल ली हो 5, तो अल्फ़ा का वैल्यू 5 निकाल लो, तो इस यहाँ पे हटा दो इसको और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 5, ये इक्वल टू 0। अब इसको भी आप एक्सपेंड कर लो, तो जैसे एक्सपेंड करोगे ये आ जाएगा बेटा 5 आ गया। तो ये आपका कॉलम डिलीट हो गया, ये रो डिलीट हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया -9। क्लियर? ये -9 को पकड़िए, ये रो खत्म हो गया, कॉलम खत्म हो गया, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, रो खत्म हो गया, ये कॉलम खत्म हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 5, ये -2। फिर आगे आपको बीटा, तो प्लस बीटा होगा बेटा, तो ये रो आपका खत्म हो गया, ये कॉलम आपको डिलीट हो गया, तो ये हो गया 1, 3, ये हो गया आपको -2, ये इक्वल टू 0। देख लो यहाँ से ये वैल्यू आएगा आपको 10 - 1, ये तो हो गया 5, ये हो गया आपको 5 - 3, तो ये कितना हो गया, गड़बड़ा रहा है। देखो बेटा ये -9, तो ये वाला ख़त्म हो गया, ये वाला ख़त्म हो गया, तो ये 5 हो गया और -3 हो गया, ये 3 आएगा -3। अब इधर ध्यान दो, तो ये हो गया 5 और यहाँ से जब ये निकल के आएगा 1, तो ये ख़त्म हो गया, ये आ जाएगा आपको कितना बोलो -9 और यहाँ से 2 निकल के आएगा तो -18 हो गया, यहाँ से हो गया 3 - 2 1 और ये हो गया प्लस बीटा, ये इक्वल टू 0। इधर ध्यान दो बेटा, ये इससे 13 हो गया और 13 इधर चल गया, तो ये बीटा बराबर क्या हो गया 13। अब इधर ध्यान दो, आपसे पूछा है क्या 9, इसके बाद इधर आओगे, आपसे पूछा है क्या 9 बीटा माइनस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 13 माइनस अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 5, तो ये वैल्यू आ गया आपको 8। देखो कितना इजी क्वेश्चन, बताओ इससे भी इजी पूछेगा क्या आपसे, बताओ यार कितना इजी पूछ रहा है। सिर्फ आप प्रैक्टिस करो और जितना भी कंसेप्ट बताया जाए उसको अच्छे से पढ़ो, सारा प्रॉब्लम आपसे बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़े? चलो ठीक है, अब अगला प्रॉब्लम पे आते हैं। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही है ना। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो अगले लेक्चर में जो मिलेंगे ना, तो उसमें आपको एनसीईआरटी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? और उसमें एक कंसेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। उसमें क्या है कि आपको ट्रायंगल का एरिया बताया जाएगा, और जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन जब पढ़े थे उस समय भी आपको बताए थे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या होता है, याद है ना सब। वो सारा चीज़ अगर मैं डिस्कस करूं तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसमें ट्रायंगल का जो इक्वेशन आएगा वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, यानी डिटर्मिनेंट फॉर्म में ट्रायंगल का जो इक्वेशन आएगा वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, या फिर ट्रायंगल का जो एरिया का वैल्यू निकालने के लिए होगा वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। ट्रायंगल का एरिया, ये इक्वेशन नहीं, ट्रायंगल के एरिया का वैल्यू निकालना होगा डिटर्मिनेंट फॉर्म में, उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। क्लियर है? अगर आप बोलोगे आगे कि नहीं सर स्ट्रेट लाइन भी आप डिस्कस कर दो, तो मैं कर दूंगा फॉर्म में, लेकिन ये सब कुछ आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा रखा है। क्लियर? इसलिए वो सब का टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जहाँ एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है डिटर्मिनेंट फॉर्म में, मैं उसको बता दूंगा और आगे निकल जाऊंगा। क्लियर है? और बिहार बोर्ड और सीबीएसई, इस दोनों का भी मुझे प्रॉब्लम डिस्कस करना है। क्लियर? तो एक दिन मैं बिहार बोर्ड का प्रॉब्लम को डिस्कस कर दूंगा और एक दिन सीबीएसई। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को दिक्कत है कि सर इस प्रॉब्लम, मैं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देख के तो डिस्कस कर ही दूंगा, मान लीजिए किसी बच्चे को दिक्कत है तो वो भी व्हाट्सएप नंबर तो आपको है 8298531097, उस पर भी आप क्वेश्चन भेज सकते हो, मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा। बात समझ में आ गई? और ज़्यादा अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप कॉल कर लोगे, उससे भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यानी सारा सुविधा है आपके पास, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, बाकी जितना भी आपको पढ़ने से रिलेटेड काम है वो आप कॉल कर लोगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, है ना। चलो आज के लिए, हाँ ऐप का बात जहाँ तक है बेटा, तो ऐप जैसे ही उसका इन्फॉर्मेशन आएगा मुझे 10 तारीख से आपको 10 तारीख से बैच ऐप में स्टार्ट हो ही जाना है। क्लियर है? 5 से 6 के बीच में मैं आपको ऐप्स कैसे काम करेगा उसको मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? उस तरह से आपको अपलोड कर लेना, डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद ऐप से ही हम लोग पढ़ाई करेंगे। ऐप से पढ़ाई करने का मतलब ये हुआ कि उसमें रेगुलर हम लोग रहेंगे, वो अल्टरनेट और आपका जो मान लो कि 10 दिन के बाद लेक्चर अपलोड हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है, वो रेगुलर अपलोड होगा। ऐप्स के लिए हम लोग वीडियो स्टार्ट भी बनाना स्टार्ट भी कर दिए हैं। ऐप्स के लिए आपको 5 से 7 वीडियो आपको बन भी चुका है मैट्रिक्स का। क्लियर? लेकिन वो यूट्यूब में अपलोड नहीं करेंगे, वो जो ऐप्स डाउनलोड करेगा
उसी में हम लोग अपलोड करेंगे और उसमें रेगुलेटरी मेंटेन रहेगा। उसमें क्या होगा आपको बेटा कि टेस्ट का भी समय होगा, जैसे डिटर्मिनेंट खत्म हो गया तो उसमें हम लोग टेस्ट भी ले सकते हैं। क्लियर है ऐप में। और उसके बाद बहुत सारा उसमें फीचर्स है, मैं आपको एक दिन जो है ना वो सारा गाइडलाइन बता देंगे और सारा कुछ उसमें क्या क्या चीज़ होना है आपके साथ वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है। चलो आज के लिए इतना ही। अब अगले हाँ एक बात और, अभी जेईई का पेपर हो रहा है, हम लोग जेईई का पेपर भी डिस्कस करेंगे। 11th का जो भी सिलेबस आपने पढ़ रखा है उसको भी डिस्कस करेंगे और जो आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा इससे जो क्वेश्चन आएगा उसको मैं आपको डिस्कस करूंगा। क्लियर। अभी जो रेगुलर वीडियो आता रहेगा उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा, यूट्यूब पे जो भी वीडियो आता रहेगा उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा। बात समझ में आ गई। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.